16 जनवरी 1996 केरला का एक शांत सा जगह था जहां एक स्कूल की लड़की पढ़ा करती थी। उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल। वो अचानक गायब हो जाती, ना कोई विटनेस, ना कोई मैसेज, ना कोई क्लू। लेकिन 40 दिन बाद जब वो वापस अपने घर पे आती, उसकी कहानी सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं होती, वो एक पूरे सिस्टम को हिला देने वाली सच्चाई बन जाती। और ये केस है सूर्यानेली की, जो एक छोटा सा गांव होता है केरला में। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के केरला में एक छोटा सा एरिया, शांत पहाड़ियां, ठंडी हवा और एक सिंपल सी जिंदगी। यहीं रहती थी एक 16 साल की लड़की जो कि लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल मुन्नार में पढ़ा करती थी। उसका फोकस था पढ़ाई। उसके सपने बिल्कुल नॉर्मल थे, आम बच्चों की तरह। पर उसे क्या पता था, एक गलत भरोसा उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जिसके बाद 16 जनवरी 1996 की शाम को लगभग 4:30 बजे वो अपने हॉस्टल से निकलती। रीजन काफी लोगों को सिंपल लगता है कि कोई काम से वो जा रही होगी, लेकिन एक आदमी राजू, जो कि एक बस कंडक्टर होता है, उसने उस लड़की को शादी का झूठा वादा किया था। जिसके बाद लड़की ने भरोसा कर लिया। उसे कहा गया कि ये आदिमाली में मिलेंगे, लेकिन जब वो वहां पहुंचती, राजू वहां नहीं होता। राजू क्या, कोई भी वहां नहीं होता। वो बहुत घंटे तक वेट करती। शाम धीरे 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 करके रात में बदलने लगती। अकेली लड़की, अंधेरा, सुनसान जगह और गलत लोग। अब वो अकेली, काफी डरी हुई है, सहमी हुई। काफी घंटे तक वो राजू का इंतजार करती। राजू अब आएगा, लेकिन राजू नहीं आती। वो काफी कंफ्यूज भी है कि राजू को हुआ क्या। उसे लगता है राजू को कोई काम आ गया होगा, जिसके कारण राजू यहाँ पे नहीं आ पाया है। वो डरी भी हुई है, कंफ्यूज भी है। डिसाइड करती है कि उसे अपनी मौसी के घर मुंडा कैंप पहुंचना चाहिए। रास्ते में वो बस बदलती, शहर बदल जाते हैं। रात और गहरी होती जाती। लगभग 7:30 के आसपास उसे एक औरत मिलती जिसका नाम होता है उषा। उस वक्त उस लड़की को लगता है कि उषा उसकी जिंदगी में भगवान का रूप बन के आई, लेकिन उसको क्या पता था कि उषा ही सेकंड अक्यूज्ड बन जाएगी। 40 दिन का अंधेरा सफर यहीं से शुरू होता है। उस लड़की के सबसे डरावना दौर यहीं से शुरू होता है। अगले 40 दिन उस एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। अलग अलग लोगों के कंट्रोल में रखा जाता है। उसे दबाव, धमकी और मजबूरी में रखा जाता है। वो न भाग सकती है, न किसी को सच बता सकती है। वो जिंदा है लेकिन आजाद नहीं। जिसके बाद आता है 26 फरवरी 1996। 40 दिन बाद उसकी घर वापसी होती। 26 फरवरी 1996 को वो लड़की वापस अपने घर पहुंचती। उसका शरीर कमजोर हो चुका है। उसकी आंखों में खौफ होता है। उसकी आवाज कांप रही होती। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो उसकी मेडिकल टेस्ट भी किए जाते हैं। डॉक्टर्स कंफर्म करते हैं कि लड़की के साथ लंबे समय तक जोर जबरदस्ती की गई है और काफी अत्याचार हुआ है उस लड़की के साथ। ये सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं था, ये एक बहुत बड़ा क्राइम नेटवर्क भी था। जिसके बाद केस रजिस्टर होता है, सच बाहर आता है। पुलिस जब डिटेल में जाती है तो एक शॉकिंग बात सामने आती। टोटल 40 से, जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल 40 से ज्यादा लोगों के नाम सामने आते हैं। इस केस में बिजनेसमैन से लेके लोकल लोग, पॉलिटिशियंस, पावरफुल कनेक्शंस तक का जिक्र होता है। पूरा केरला हिल जाता है इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम सुनकर। जिसके बाद मीडिया का प्रेशर बढ़ते जाता है। पब्लिक और ज्यादा गुस्से में हो जाती, पर यह लड़ाई सिर्फ शुरू हुई होती। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती, लड़की एक एक करके अपनी कहानी बताना शुरू करती। उस लड़की को उन 40 दिनों में अलग अलग शहरों और लॉजेस में ले जाया जाता है। लॉज अगर आपको नहीं पता है तो लॉज काफी अनहाइजीनिक और छोटा सा कमरा होता है जहां पुलिस तक का पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है और ज्यादातर क्राइम्स लॉजेस वगैरह में ही होते हैं। उसे 40 दिनों में अलग अलग शहरों में अलग अलग लॉजेस में ले जाया जाता है ताकि किसी को शक ना हो। उसे हमेशा किसी न किसी के कंट्रोल में रखा जाता है। हर समय उसका मालिक बदलते रहता है। उसे बोला भी जाता है कि अगर किसी को सच बोला तो तेरे परिवार वाले भी मुसीबत में आ सकते हैं। जिसके बाद वो लड़की इसी कारण फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से कंप्लीटली टूट चुकी होती। उसके पास ना पैसा था, ना भागने का कोई जरिया, ना मदद मांगने का कोई रास्ता, ना ही फोन था उसके पास कि वो किसी को कुछ बता सके। उसे बार बार कहा जाता है तुम खुद यहाँ आई हो। उसे गिल्टी फील करवाया गया ताकि वो खुद को ही दोषी समझे। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये कि पूरा का पूरा प्लान्ड एक्सप्लॉयटेशन था। जिसके बाद पुलिस शॉक हो जाती जब 42 अक्यूज लोगों का नाम सामने आता है। जब लड़की के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं तो पुलिस भी हैरान रह जाती। टोटल 42 लोगों का नाम सामने आता है, एफआईआर में दर्ज होता है। इस लिस्ट में लोकल बिजनेसमैन, लॉज के ओनर्स, मिडिलमैन और कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जिनके कनेक्शंस काफी ऊपर तक बताए जाते हैं। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, ये एक चेन सिस्टम था। इसके बाद 1997 में ट्रायल शुरू होता है।
केस कोर्ट तक पहुंचता है, चार्जेस लगते हैं और काफी बड़े बड़े चार्जेस लगाए जाते हैं और पॉस्को भी लगाया जाता है क्योंकि लड़की 18 साल से कम की थी। मीडिया रोज पूछता है इतने सारे दोषी है, इतने सारे अक्यूज्ड, क्या सबको सजा मिल पाएगी या सब छूट जाएंगे। जिसके बाद 1996 से साल आता है 2005 का, एक बड़ा फैसला। लगभग 9 साल के बाद ट्रायल कोर्ट अपना वर्डिक्ट देता है। 35 लोगों को दोषी माना जाता है, कुछ को लंबी सजा सुनाई देती है तो कुछ को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। पूरे के पूरे देश को लगता है कि शायद अब न्याय मिल रहा है, शायद अब जस्टिस मिल रही है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। फिर केस जाता है हाई कोर्ट पे, केस पलट जाता है। जितने भी दोषी होते हैं वो हाई कोर्ट चले जाते हैं, जहां 2005 के बाद हाई कोर्ट ज्यादातर दोषियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। सिर्फ एक मेन अक्यूज पर केस टिकता है, पब्लिक शॉक में चली जाती। लोग पूछते हैं 42 लोगों का नाम सामने आया था, तो बाकी सब कहां गए। विक्टिम पर ही सवाल उठना शुरू हो जाता है, जो कि इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा था। कोर्ट और सोसाइटी के कुछ सेक्शंस में विक्टिम के कैरेक्टर पर ही सवाल उठाए जाते हैं, जैसे कि वो अपने मर्जी से गई थी, वो चुप क्यों है। ये सवाल उस लड़की के लिए दूसरा ट्रॉमा बन जाते हैं। पहले से ही उस लड़की के साथ इतना कुछ गुजरा था, 40 दिनों में 42 लोगों का नाम सामने आया था, उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की थी। अब सोसाइटी उसी के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाती। इसके बाद ये उस लड़की का दूसरा ट्रॉमा बन जाता है। साइलेंस, प्रेशर और साल बीतते जाते हैं। सारे अक्यूज्ड बाहर आ जाते हैं, मीडिया धीरे धीरे चुप हो जाता है, पब्लिक मेमोरी फेड होने लगती है। लेकिन वो लड़की जिसके साथ ये सब कुछ दुष्कर्म हुआ था, वो अपनी पूरी जिंदगी इस केस के बोझ के साथ रह जाती। सारे अक्यूज्ड, सारे दोषियों को जब हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाती है तो केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ सिर्फ एक लड़की का केस नहीं रह जाता, ये बन जाता है इंडिया के जस्टिस सिस्टम का टेस्ट। साल पे साल बीतते हैं पर फैसला नहीं आता। केस फाइल पर भी केस फाइल चढ़ती रहती, विक्टिम अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करती रहती है। जितने भी दोषी होते हैं वो अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। मीडिया का फोकस नए केसेस पर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन एक सवाल जिंदा था, क्या सच कभी पूरी तरह सामने आएगा या नहीं आ पाएगा। फिर साल 2005 से सीधे आ जाता है 2014। सुप्रीम कोर्ट का सबसे अहम फैसला अप्रैल 2014 में आता है। सुप्रीम कोर्ट फाइनली वर्डिक्ट सुनाता है। कोर्ट ये मानता है कि मेन अक्यूज्ड, जिसका नाम होता है धर्मराजन, उसके खिलाफ चार्जेस फुली प्रूव हुए हैं, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती। कोर्ट ये भी कहता है कि विक्टिम के स्टेटमेंट्स को लाइटली नहीं लिया जा सकता। डिले या कंफ्यूजन का मतलब झूठ नहीं होता। ये वर्ड्स सिर्फ जजमेंट नहीं थे, ये एक मैसेज था, लेकिन एक कड़वा सच। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भी पूरे केस को क्लियर नहीं कर पाता। बाकी दोषी पर कोई एक्शन नहीं होता। कोर्ट कहता है कि एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, और यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर 40 दिन का क्राइम था तो एक ही आदमी कैसे जिम्मेदार हो गया। विक्टिम की जिंदगी कोर्ट के बाहर भी, विक्टिम की जिंदगी आसान नहीं थी। उसकी आइडेंटिटी पब्लिक हो चुकी थी, सोसाइटी का इतना बड़ा प्रेशर था, मेंटल ट्रॉमा कभी खत्म ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो लड़की टूटी नहीं। उस लड़की ने सच का साथ नहीं छोड़ा। वो इंडिया के लिए एक सिंबल बन गई, जो बताता है कि जस्टिस का रास्ता कितना लंबा और थका देने वाला है। इस केस का इम्पैक्ट हुआ क्या देश पर? असर, सूर्या नेली केस के बाद माइनर प्रोटेक्शन लॉज पर सीरियस डिस्कशंस होने लगे। विक्टिम ब्लेमिंग पर नेशन वाइड डिबेट शुरू हो गई। मीडिया ट्रायल्स और इन्वेस्टिगेशन एथिक्स पर सवाल उठे। ये केस लॉ बुक्स में ही नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में भी रह गया। सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या जस्टिस का मतलब सिर्फ एक को सजा देना होता है या फिर सच का पूरा सामने आना? सूर्या नेली केस इसका जवाब पूरी तरीके से नहीं दे पाया। एक गलती, एक झूठा वादा और 40 दिन का अंधेरा, 42 लोगों का नाम सामने आया। सूर्या नेली सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक वार्निंग थी। वार्निंग सिस्टम के लिए, वार्निंग लड़कियों के लिए, वार्निंग सोसाइटी के लिए और वार्निंग हम सब के लिए। अभी तक उन दोषियों को कोई सजा नहीं मिली, सिर्फ 1-2 आदमी को सजा मिला, बाद बाकी सब लोग बाइज्जत बरी हो गए। ये बताता है कि हमारे भारत का सिस्टम, हमारे भारत का जस्टिस सिस्टम कितना लेट लगाता है और कितना लेंदी प्रोसेस होता है, और पूरी तरीके से जिसके साथ दुष्कर्म होता है, कुकर्म होता है, कोई भी क्राइम होता है, उसको पूरी तरीके से जस्टिस भी नहीं दी जाती। यही केस सब कुछ हमारे सामने रख देता है, और आप इस दरिंदगी का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लड़की, 40 दिन और 42 लोग, फिर भी सजा सिर्फ एक को, जो कि हमारे कोर्ट के सच्चाई को सामने रखता है। दोस्तों, अब तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि बाद बाकी दोषियों को सजा मिलेगी या नहीं, पर खैर एक को तो सजा मिली, और जितने भी लोग थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन, सब अपने कनेक्शन से बाहर निकल गए।
एंड चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें ताकि लोगों को, सोसाइटी को इस केस के बारे में पता चल सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।